165 ट्रांसफर ऑलमोस्ट एक ही जैसा है जैसे मध्य प्रदेश एलआरसी का है, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो इसके सबसेक्शन 1 में ओवरऑल ट्रांसफर की बात की गई है कि कोई भी भूमि स्वामी 168 के प्रोविजन के अधीन रहते, 158 भी इंक्लूड किया गया लेकिन अपन बेसिकली मान करते हैं 168 के प्रोविजन के अधीन यानी कि लीज के प्रोविजन के अधीन रहते हुए अपनी समस्त भूमि का अंतरण कर सकता है, कोई भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, कौन? भूमि स्वामी, कोई भी, तो किसी प्रकार का ट्रांसफर कर सकता है। ये ओवरऑल सबसेक्शन 1, इसमें अलग अलग सबसेक्शन में अलग अलग प्रोविजन दिए, तो सबसेक्शन 1 ओवरऑल ट्रांसफर से किसी भी प्रकार का आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर ये आता है सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, ये दोनों सेक्शन बात कर रहे हैं मॉर्गेज की। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 किसकी बात करते हैं? मॉर्गेज की। मॉर्गेज को इन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, बताया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो भूमि है बंधक में, इसके पश्चात तब तक विधिमान नहीं हो जब से कम 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि उसके पास ना बच जाए। अब इसको इस सेक्शन के लास्ट जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें बताया गया है 2 एकड़ असिंचित भूमि इक्वल टू 1 एकड़ सिंचित भूमि। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि 5 एकड़ सिंचित ही सिंचित होनी चाहिए और 10 एकड़ असिंचित भूमि होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ये रेशियो की बात। फिर इसके बाद आता है क्लॉज बी। क्लॉज बी किससे संबंधित है? क्लॉज बी संबंधित है भोग बंधक से। ठीक है, तो भोग बंधक के संबंध में कहते हैं यदि आप यूजुफैक्चरी मॉर्गेज कर रहे हैं, भोग बंधक कर रहे हैं, तो 6 वर्ष से ज़्यादा का नहीं करेंगे। और यदि 6 वर्ष से ज़्यादा का कर देते हैं, अगर आप कोई शर्त ऐसी है बंधक करता बंधकदार में 6 वर्ष से अधिक का अगर ना एग्रीकल्चर लैंड का यूजुफैक्चरी मॉर्गेज कर दिया है, तो वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि वो 6 वर्ष तक का है और वो 6 वर्ष में ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। उसमें सेक्शन 111 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किसी भी प्रोविज़न का यूज़ करने की आपको परमिशन नहीं है। अगर आप इसको 111 में कन्वर्ट वो करते हैं तो आप इसमें ये मान लें कि 111 का क्लॉज ए जो ये कहता है परिसीमित समय के बीत जाने पर ऑटोमेटिकली जो फिक्स टाइम के लिए आता है, जैसे हम 105 में बात करते हैं ना कि अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए, तो 111 एक इसके लिए है केवल अभिव्यक्त समय के लिए। तो अभिव्यक्त समय क्या है? इसमें हम 6 वर्ष मानकर चलेंगे, 6 वर्ष खत्म, मॉर्गेज खत्म। और यदि उसके बाद ये नहीं निकलते हैं तो क्लॉज सी में, पहले तो क्लॉज बी में कह रहे हैं कि वो तुरंत उसको पोजीशन वापस कर देगा क्योंकि वह मॉर्गेज खत्म हो चुका है। क्लॉज सी कहता है यदि वो नहीं निकलता है, मॉर्गेज ही नहीं निकलता है, तो तहसीलदार उसको आदेश द्वारा बेदखल करेगा। ठीक है, दायी होगा। इसके लिए उसको कोई इविक्शन सूट फाइल नहीं करना है, ना 21 का ऑर्डर 21 का वो करना है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डर है कि तहसीलदार ऐसे पोजीशन को बंधकदार से बंधककर्ता को दिला देगा। ठीक है, और ये कोई भी प्रोविज़न है वो कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए धारित जो भूमि है उस पर लागू नहीं होंगे, ये हमें प्रोविज़ो बता दें, जैसे कि हम बात कर रहे थे। ठीक है ना, चाहे हम लीज़ की बात कर रहे हों, जैसे क्लॉज 1 में बताया गया लीज़ को छोड़कर, जब आप, चलो लीज़ की बात लीज़ में कर लेंगे, तो यहाँ पर ये प्रोविज़न केवल और केवल एग्रीकल्चर लैंड के लिए लागू होंगे, बाकी आपको मॉर्गेज जितना करना है आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाता है क्लॉज 3, ये भी है ना इसी से रिलेटेड है। भोग बंधक से यदि भिन्न बंधक आपने कोई किया है तो उसमें ये बता रहे हैं जो भी बंधक है, 5-6 प्रकार के मॉर्गेज बताएंगे। यूजुफैक्चरी मॉर्गेज से अलावा आपने अगर और कोई मॉर्गेज किया है तो उसमें जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की रकम, उसके जो मूल रकम है किसकी, जो वो दिया गया है मूलधन, बंधक है ना, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके आधे से अधिक नहीं होगी। मॉर्गेज भले ही आप चलाते रहें, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 6 साल के लिए चलाएं यूजुफैक्चरी मॉर्गेज के लिए, 10 साल के लिए चलाएं, लेकिन इंटरेस्ट की जो रकम है वो मूल रकम के आधे से अधिक नहीं होगी। लास्ट लाइन में लिखा है पैरा 3 के। ठीक है, अब इसका जो ये क्लॉज 3 किससे लिए था? यूजुफैक्चरी मॉर्गेज से अलग के लिए। ठीक है, यूजुफैक्चरी मॉर्गेज में इसलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यूजुफैक्चरी मॉर्गेज में तो अलग ही टाइप से रेंट से ही आपको अपना मॉर्गेज मनी वसूलनी पड़ती है। अब आ जाता है पैरा 4 और 5, ये दोनों एक ही हैं। पैरा 4 और 5 ये कहते हैं कि एक लिमिट बताई गई एग्रीकल्चर लैंड के संबंध में कि इससे ज़्यादा एक जो वो है ट्रांसफरर है ना, भूमि स्वामी है, वो ये कहते हैं इस आप एक लिमिट है कि एक व्यक्ति के पास एग्रीकल्चर लैंड जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं इतने लिमिट की होनी चाहिए। इतने लिमिट की, मान लो उन्होंने कहा 25 एकड़ की होनी चाहिए पहले से। जैसे ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है, क्लॉज 4 और 5 एक ही है, बस अंतर इतना है क्लॉज 4 कॉमन मतलब हर कंडीशन की बात करती है, 5 ये बात करती है कि कोर्ट
कि इविक्शन में जैसे कोर्ट नीलामी द्वारा संपत्ति को बेचता है, कोर्ट के आदेश में, डिक्री के ना आदेश में नीलामी द्वारा संपत्ति अगर बेची जाती है तो उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी जिस पर ये लिमिट लागू रही। तो लिमिट हम मानकर चलें, सपोज की 25 एकड़ की लिमिट है किसी के पास कि इस व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांसफरर अगर ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र अगर उसको 10 एकड़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है और 25 एकड़ की लिमिट है और बी के पास ऑलरेडी 20 एकड़ भूमि है, तो ये कह रहे हैं कि आप उसको केवल 5 एकड़ भूमि ट्रांसफ़र करेंगे। कितनी? 5 एकड़। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा करेंगे तो वो जो आपने भूमि ट्रांसफ़र की है 5 एकड़ से ज़्यादा, वो आगे एक सेक्शन हमें बताई जाएगी, आई थिंक 166, उसमें आपसे वो उपखंड अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के फेवर में दे दी जाएगी, राजसात कर ली जाएगी। तो आप जिसको भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको केवल इतनी भूमि ट्रांसफ़र करें, चाहे वो क्लॉज 4 में हो, चाहे वो क्लॉज 5 में हो, कि जिस व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके पास उस लिमिट से ज़्यादा भूमि ना हो जाए जितनी कि इस संबंध में प्रिस्क्राइब की गई है। सपोज कि 25 एकड़ है तो आप उससे ज़्यादा भूमि ट्रांसफ़र उसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यदि आप किसी को कर देते हैं तो वो उपखंड अधिकारी द्वारा राजसात कर ली जाएगी, ठीक है। और जो अंतर्ती है उसको उस भूमि में कोई हित प्राप्त नहीं होगा। ऐसा हम आगे 166 में पढ़ेंगे, 166 आई थिंक 167 जो भी है देखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। ये कॉमन भूमि की बात करता है क्लॉज 5 और वो क्लॉज 4। क्लॉज 5 बात करता है ऐसी भूमि की जो डिक्री के आदेश के, डिक्री और आदेश के निष्पादन के लिए जो भूमि आप विक्रय, नीलामी में विक्रय द्वारा विक्रय कर रहे हैं उसको, तो उसको भी ऐसे व्यक्ति को विक्रय नहीं करेंगे जिसके पास नीलामी में विक्रय करने के बाद भूमि एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब आ जाता है, इसमें बस इतना इतना करना है, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस से समझ लें। तो 4, 5 एक ही कॉन्सेप्ट में है। अब आ जाता है क्लॉज 6। आप सभी जानते हैं ये अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। अब अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड जो क्लॉज है उसको थोड़ा सा समझ लें। हमें ये बोला जाता है कि भाई कलेक्टर के माध्यम से आप उस भूमि को, अनुसूचित जनजाति की भूमि को कलेक्टर के आदेश से या कलेक्टर द्वारा जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसके आदेश से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 नियम है। पहला, अगर राज्य सरकार ने किसी क्षेत्र को एबोरिजिनल ट्राइब घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया है, तो उस क्षेत्र के जो अनुसूचित जनजाति का भूमि स्वामी है उस क्षेत्र में आप उस भूमि को केवल और केवल उस क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के भूमि स्वामी को ही ट्रांसफ़र करोगे, अन्यथा नहीं, है ना। लेकिन लीज इसके अंतर्गत नहीं आता। आप लीज कर सकते हो, लीज को छोड़कर और किसी प्रकार का जो ट्रांसफ़र है नहीं किया जाएगा, किसी को किया ही नहीं जाएगा, कलेक्टर की परमिशन से भी नहीं किया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं झाबुआ में, है ना, अलीराजपुर में, तो ये घोषित एबोरिजिनल ट्राइब एरिया है, इनमें किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि का ट्रांसफ़र गैर अनुसूचित जनजाति के भूमि स्वामी को नहीं किया जाएगा। दूसरा क्लॉज कहता है कि आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कर सकते हैं यदि वो भूमि उस क्षेत्र से बाहर है, तब आप कलेक्टर या उसके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर की परमिशन ले सकते हैं। ये रूल तब आता है, ध्यान रखना, कब? जब वो घोषित क्षेत्र से बाहर है। यदि डिक्लेयर जो एबोरिजिनल ट्राइब डिक्लेयर एरिया है उसमें है तो नहीं कर सकते। तो ये जो 2 पैरा बताए गए हैं, पैरा 1 और पैरा 2, वो इसी से रिलेटेड है। और प्रोविजो में बताया गया है एक्सप्लेनेशन में कि यहाँ अभिव्यक्त अन्यथा उपबंधित में के अंतर्गत पट्टा नहीं आता, यानी कि आप दोनों ही कंडीशन में लीज पर भूमि ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। चले, बाकी इस सेक्शन में और कुछ पढ़ने का नहीं है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है 6C के बाद, जिसमें कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र का क्या अर्थ है। तो अनुसूचित क्षेत्र कहाँ बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 366 में। अनुसूचित क्षेत्र से क्या अभिप्रेत है? अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है संविधान की 5वीं अनुसूची की खंडिका 6 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी कि यहाँ पर 2 अनुसूचियां बताई गई हैं, पहली है कौन सी? 5वीं, और दूसरी है 6वीं। अब आता है 166, कतिपय अंतरणों के मामले में समापराव। तो यहां पर हमने बात की थी क्लॉज 4 की, क्लॉज 4 और 5 की जो हमने बात की थी ना, उसके संबंध में बात कर रहे हैं। किसके? सेक्शन 165 के क्लॉज 4 की। तो क्लॉज 4 में क्या था कि आप ज़्यादा भूमि किसी को नहीं देंगे। अगर एक लिमिट बताई गई, प्रिस्क्राइब लिमिट है कि इस व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको उससे ज़्यादा भूमि नहीं देंगे। और यदि वो देते हैं तो वो सेक्शन 165 क्लॉज 4 का उल्लंघन है। और यदि आप ऐसा उल्लंघन करेंगे तो जितनी भूमि ज़्यादा दी गई है वो राज्य सरकार को राजसात हो जाएगी।
ठीक है। और उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई ये जो भूमि है, जो एक्स्ट्रा भूमि है, तो उसमें से कौन सी, मान लो आपने 2 एकड़ ज़्यादा भूमि दे दी, तो 2 एकड़ कौन सी भूमि राज्य सरकार ले ले, ये ऑप्शन आपके ऊपर है। आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इस समय तक आप डिसाइड कर लें कि कितनी भूमि आप हमें, मतलब जो आपकी भूमि है उसमें से कौन सी 2 एकड़ भूमि आप अपने चॉइस के हिसाब से हमें राज्य सरकार के फेवर में दे दें। लेकिन एक प्रिस्क्राइब टाइम है जो दिया नहीं गया, जो भी हो आपको बता दिया जाएगा बाय नोटिस के इतने समय तक आप हमें भूमि दे दें। यदि आप नहीं देते हैं तो एसडीओ फिर अपनी इच्छा से वो भूमि आपसे उस हिसाब से राजसात कर लेगा। ये वाला क्लॉज हमें दिया है सबसेक्शन 3 में कि एसडीओ कर लेगा। पहला क्लॉज में दिया है राज्य सरकार को राजसात हो जाएगी जो एक्स्ट्रा भूमि आपने दी है, और यदि सबसेक्शन 3 में बताया कि यदि आप खुद नहीं चॉइस करते हैं तो वो कौन कर लेगा, एसडीओ अपने हिसाब से कर लेगा। और जो बात बताई थी कि इसमें अंतर्ती को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, तो यहां पर यह बता दिया गया है क्लॉज 4 में, अंतर्ती के पक्ष में यह विधि पूर्वक अर्जन नहीं माना जाएगा। अंतर्ती को जो भूमि प्राप्त हुई है वो विधि पूर्वक अर्जन नहीं माना जाएगा। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, बहुत महत्वपूर्ण है 167। 4 ऐड हुआ है ना, अच्छा ये 2023 नहीं 2023 का है, ये क्लॉज है ना 2023। ये अंतर्ती के पक्ष में विधिपूर्ण अर्जन नहीं माना जाएगा अगर इस प्रकार से जो भूमि एक्स्ट्रा दे दी गई है। हम ये मानेंगे वो अंतर्ती की कभी थी नहीं, उसके फेवर में गई नहीं। तो ये किसके हिस्से से राजसात होगी, अंतरक के हिस्से से। एक्सचेंज ऑफ लैंड, तो एक्सचेंज हमारे यहाँ प्रोविजन क्यों दिया गया है, एक्सचेंज की हमें ज़रूरत पड़ती है। जो ट्रांसफ़र, एक्चुअल में यहाँ पर इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि चैप्टर ये चल रहा है ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो ट्रांसफ़र यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंज बताया है। वैसे यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है वो होता है सेक्शन 205 में, वो किस लिए, कंसोलिडेशन के लिए, चकबंदी के लिए। लेकिन चूंकि एक्सचेंज का चैप्टर चल रहा है तो इसलिए इन्होंने स्पेशली यहाँ पर एक्सचेंज शब्द का यूज़ किया है। और इसमें भी लिखा हुआ है खेती और अधिक सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए। तो वहाँ पर जो कंसोलिडेशन होता है एक्सचेंज, वो किस लिए होता है, भूमि से भूमि का, भूमि के बदले भूमि का अंतरण, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। और वो किस लिए होता है, लगे भूमि जो खेती के, जो खेती करने वाले हैं, किसान हैं, भूमि स्वामी हैं, उनको खेती की सुविधा के लिए लगे हुए भूखंड उपलब्ध हो सके। ये डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है, सेक्शन 205 में, है ना। वैसे एक्सचेंज क्या होता है, भूमि के बदले भूमि का अंतरण, और वो किस लिए किया जाता है, खेती की सुविधा के लिए। ठीक है, तो पारस्परिक अंतरण है, विनिमय भूमि से भूमि का खेती की सुविधा के लिए, इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। इसको डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, 205 से स्टार्ट करेंगे। फिर आता है लीज। ये लीज और एमपीएलआरसी की लीज टोटल डिफरेंट है। और लीज में हम थोड़ा सा अंतर देख लें, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की जो लीज शब्द दिया है उसमें आपने देखा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की जो सेक्शन है 117, उसमें स्पेशली ये बोला गया है कि लीज के प्रोविज़न, टीपी के जो लीज के प्रोविज़न है वो एग्रीकल्चर लैंड पर लागू नहीं होते। और यदि उनको लागू करना है तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, नोटिफिकेशन जारी करेगी कि लीज का ये वाला प्रोविज़न अब एग्रीकल्चर लैंड पर लागू होगा। और वो जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के 6 महीने के बाद से लागू होगा। नोटिफिकेशन जितने जारी किया गया उसके 6 महीने के बाद से लागू होगा। ये 117 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताती है। और यहाँ पर भी ये कहा गया है क्योंकि वहाँ के जो लीज के प्रोविज़न है वो बहुत फ्री होल्ड है एक तरीके से। वो कहते हैं 100 साल की लीज दे दो, 50 साल की दे दो। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में हमारे यहाँ एमपीएलआरसी में कह रहे हैं 5 साल से ज़्यादा की नहीं दोगे एक बार में। और ये तो और ही बड़े वाले हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, हम मध्य प्रदेश में भी पहले यही हुआ करता था कि हम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें 3 साल में भी हर साल रिन्यू करेंगे। 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उसमें 3 साल में हर साल उसको रिन्यू करेंगे, यानी कि पर ईयर के हिसाब से हम 3 साल तक देंगे। उसके बाद आपको देना है तो फिर दे दो उसी व्यक्ति को। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें और पर ईयर उसको रिन्यू करो। ठीक है, तो इस तरीके से लीज दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो रूल है 3 साल की क्रमवर्ती काल अवधि में एक वर्ष के लिए देने का रूल है, इसमें सब सेक्शन 2 में जो भूमि स्वामी बताए गए उन पर लागू नहीं होता। वो इस लिमिट से ज़्यादा जो है लीज पर प्रॉपर्टी को दे सकते हैं, उस पर ये 3 साल वाली लिमिट लागू नहीं होगी। हम उसको मान लें कि वो जो ट्रांसफर है टीपी की तरह है। बेसिकली उसमें ऐसे लोग बताए गए सब सेक्शन 2 में जो खेती करने के लिए अयोग्य हैं,
जैसे बच्चे हैं, विधवा महिला हैं, तलाकशुदा स्त्री हैं, फौजी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इस टाइप की पूरी लिस्ट है, वो हमें याद करनी पड़ेगी। अच्छे ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें, वो देख लें। तो चलो हम जब सबसेक्शन 2 आएगा तब पढ़ेंगे। फिलहाल ये लिखा है कि उपधारा 2 के सिवाय अपनी भूमि में से अपने खाते में समाविष्ट भूमि 3 वर्ष की किसी क्रमवर्ती काल अवधि में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए पट्टे पर नहीं देगा। ठीक है, और ये कहते हैं परंतु ये जो रूल है कहाँ लागू नहीं होगा, इस धारा की कोई बात किसी भूमि के ऐसे पट्टे को लागू नहीं होगी जो भूमि स्वामी द्वारा ऐसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी को दिया गया जिसका वह सदस्य है। तो यदि वो रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी का खुद सदस्य है तो उस पर लागू नहीं होगी, और कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए पट्टे पर लागू नहीं होगी। यानी लीज के जितने भी रूल्स बताए गए हैं वो किस पर लागू नहीं होंगे, इन दोनों पर। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में बताए गए हैं, सबसेक्शन 2 अभी हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में इसमें लीज को डिफाइन किया गया। लीज की डेफिनेशन वही है जो टीपी की है, कुछ चीज़ें कुछ कंटेंट कम है, जैसे उन्होंने राइट टू एंजॉय दिया है टीपी की तरह, लेकिन जो एक्सप्रेस इम्प्लाइड और परपेचुअल टाइम था, शाश्वत काल था, शाश्वत काल इन्होंने नहीं दिया है। कीमत के बदले में वहाँ पर दिया गया है धन, फसल का अंश, सेवा या मूल्यवान वस्तु। यहाँ पर इन्होंने फसल का अंश हटा दिया और सेवा भी हटा दी है। सेवा नहीं है ना, देखें जरा, धन या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु की। एज इट इज वही डेफिनेशन है, केवल 2 चीज़ें इसमें से हटा दी हैं। टाइम में से परपेचुअल टाइम हटा दिया गया है, और जो कीमत है उसमें से इन्होंने 2 चीज़ें सर्विस और फसल का अंश वो हटा दी, क्योंकि फसल का अंश देने से वो लीज ना होकर बटाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये कहते हैं ये 2 क्लॉज दी हैं बी और सी, क्या पट्टे के अंतर्गत आएगा क्या नहीं आएगा। तो क्लॉज बी में ये कहते हैं कि ये पट्टा समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा, ये याद कर लेना, इसमें से आ सकता है किसी ऐसे ठहराव को जिसके द्वारा कोई व्यक्ति पट्टेदार अपने बैलों से, अपने द्वारा उपाप्त बैलों से और उसके द्वारा भूमि स्वामी को भूमि की उपज का कोई विनिर्दिष्ट अंश देने की शर्त पर भूमि स्वामी किसी भूमि पर खेती करता है। ठीक है, तो विनिर्दिष्ट अंश की शर्त पर कोई व्यक्ति अपने द्वारा या अपने बैलों से, अपने द्वारा उपाप्त बैलों से खेती करता है तो लीज का देना समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है केवल घास काटना, सिंघाड़े उगाना, है ना, और ये पत्तियां वगैरह, लाख का प्रजनन करना, संग्रहण करना, पत्ते तोड़ना, ये सब लीज के अंतर्गत नहीं आता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, जिसको सबसेक्शन 1 रिस्ट्रिक्टेड कर रहा था, यानी कि 3 साल वाला नियम इन पर लागू नहीं होगा, वो ये कहता है कि ऐसे कौन से भूमि स्वामी जिस पर ये लागू नहीं है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए दे सकते हैं। तो इसमें 9 भूमि स्वामी हमें दिए हैं। ठीक है, वो अपने संपूर्ण खाते उसका कोई भाग पट्टे पर दे सकते हैं। विधवा, अविवाहित महिला, ऐसी विवाहित महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है। तो ये 3 जो वो थे वो तो महिलाओं से ही हो गए। नेक्स्ट आता है अवयस, फिर आता है ऐसा कोई व्यक्ति जो वृद्धावस्था, शारीरिक मानसिक अयोग्यता के कारण निःशक्त है। ठीक है, और जो कारावासित है, विधि की आदेशिका के अधीन, संघ के सशस्त्र बल का सदस्य है, सार्वजनिक पूर्णतः धार्मिक संस्थाएं, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटी। तो आप याद कर लें, इस पर जो लिमिटेशन बताई गई थी, लिमिटेशन वाला वो लागू नहीं होगा। बाकी पूरा का पूरा लीज का प्रोविजन उन 2 पर लागू नहीं होगा जो हमें एक्सप्लेनेशन में बताए गए थे। सहकारी सोसाइटी का जो खुद सदस्य है या एग्रीकल्चर लैंड से भिन्न, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड से भिन्न है तो आप यहाँ पर लीज में ना आप कहाँ पहुँच गए, सीधे सीधे 105 TP एक्ट में, अगर एग्रीकल्चर लैंड हमने हटा दी तो। परंतु जा किसी हाथ से, अब ये कह रहे हैं कि ये जो 2 प्रोविजो बताए गए हैं, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है। हमने सबसेक्शन 2 बताया, सबसेक्शन 2 से रिलेटेड है। ये कहते हैं भाई संयुक्त भूमि स्वामी की भूमि है, उसमें से एक भूमि स्वामी सबसेक्शन 2 में निःशक्तता की श्रेणी में आता है, एक नहीं आता, तो फिर उस पर सबसेक्शन 2 लागू नहीं होगी जो निःशक्तता की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, एक अवयस्क बच्चे की और उसका पिता जो वयस्क है, दोनों की सम्मिलित भूमि है। क्योंकि पिता वयस्क है वो खेती कर सकता है, इसलिए अवयस्क बच्चे को सबसेक्शन 2 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए भूमि खेती पर नहीं दे पाएगा। और यदि ऐसा व्यक्ति थी जिसके आधार पर, मान लो कोई अवयस्क बच्चा है या विधवा या वृद्ध व्यक्ति है जिसके आधार पर भूमि दी जा रही है अनलिमिटेड टाइम के लिए, यदि वो मर जाता है तो फिर क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाती है तो 1 वर्ष के पश्चात ऐसा जो लीज है वो प्रवृत्त नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। कितने समय के पश्चात, 1 वर्ष के पश्चात, तो वो लीज ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये दोनों एक्सप्लेनेशन यही कहते हैं कि ये भूमि तभी दी जाएगी जब या तो भूमि का जो स्वामी है वो केवल और केवल अयोग्य है, और यदि वो उसकी अयोग्यता समाप्त हो गई है या फिर वो मर गया है तो 1 वर्ष के पश्चात वो भूमि उस रूल से हट जाएगी, यानी कि वो फिर 3 साल से ज़्यादा उसको लीज पर नहीं दे सकेगा।
ठीक है, सब सेक्शन 4। तो उपधारा 2 के अनुसरण में दिया गया पट्टा यदि धारण तथा भूमि स्वामी के बीच करार पाई गई है उस दशा में उपखंड अधिकारी के आदेश से बेदखल किया। पट्टेदार उस भूमि के संबंध निबंधनों तथा शर्तों पर धारण करेगा जैसे उसके और भूमि स्वामी के बीच पाई। उपधारा 2 में जो लीज दिया जाएगा वो कैसे, जो दोनों पार्टियों के अंतरणकर्ता और अंतर्ती दोनों के जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट पाया गया है उसके शर्तों के अनुसार दिया जाएगा। यदि उसका उल्लंघन किया जाता है तो उपखंड अधिकारी के आदेश से पट्टेदार को बेदखल किया जाएगा 2 शर्तों में। 2 शर्तें कौन सी हैं, लास्ट लाइन में दी गई हैं। यदि भूमि स्वामी ने इस आधार पर आवेदन किया तो पहला, उस पट्टे की किसी तात्विक निबंधन या शर्त का उल्लंघन किया है। ये 2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव है जो नया है 2023 में जोड़ा गया है सबसेक्शन 4, इसमें अगर ये कहते हैं कि यदि आपने किसी शर्त का उल्लंघन किया है या इस आधार पर आवेदन किया हो कि पट्टा प्रवृत्त नहीं रहा है, तो 2 आधार पर यदि एप्लीकेशन की गई है, या तो आपने शर्तों का उल्लंघन किया है या पट्टा अब इन्फोर्स में नहीं रहा है, इन 2 आधारों पर यदि एसडीओ को एप्लीकेशन की जाती है तो एसडीओ उसको हटा देगा। तो सबसेक्शन जो 4 है वो किस पर लागू होता है, यदि आपने जो सबसेक्शन 2 में जो लीज दी है उसका यदि आप भूमि स्वामी आवेदन करता है किसको, एसडीओ को, कि भाई इन 2 आधारों पर आप इसको लीज को समाप्त करें। 2 आधार कौन से, कि जो शर्तें थी उसका उल्लंघन किया गया है या फिर जो पट्टा है वो अब प्रवृत्त नहीं रहा है। तो लास्ट लाइन में ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आप ऑब्जेक्टिव की तरह लें, दोनों ओटी बनाकर पूछे जा सकते हैं। सबसेक्शन 5 छोड़ दें। सबसेक्शन 6 ये कहते हैं सबसेक्शन वो धारा 168 के उल्लंघन का दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उपखंड अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपये से अधिक की राशि जैसा कि वह ठीक समझे अर्थदंड से आरोपित कर सकता था। अब पहले 169 थी सेक्शन, वो ये कहती थी कि भाई यदि आपने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है तो जिस व्यक्ति को आपने लीज दी है उल्लंघन में उसको क्या राइट हो जाएंगे, मौरूसी कर सकते। लेकिन 169 इन्होंने रिपील कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उनको क्या पनिशमेंट दोगे आप, तो इन्होंने कहा कि यदि आप 168 के उल्लंघन में लीज देते हैं तो उस पर आपको 25,000 रुपये तक की शास्ति लगाई जा सकती है एसडीओ के द्वारा। तो ये इन्होंने कैसे कर दिया, पेनल्टी दे दी उसमें। पहले पेनल्टी नहीं देकर क्या करते थे कि उस व्यक्ति को जिसको लीज दी गई है उसको मौर्य चिकित्सक के राइट दे देते थे। अब उन्होंने वो प्रोविज़न ख़त्म कर दिया। ये जो संशोधन हुआ है 169 को रिपील किया गया, ये 2023 का संशोधन है। अब आ जाता है सेक्शन 170। तो ये कहते हैं 165 के उल्लंघन में किए गए अंतरण का परिवर्जन। देखते हैं इसमें कोई ऑब्जेक्टिव है। इसमें ऑब्जेक्टिव तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप सेक्शन वाइज कर लें। 170 टाइटल वाइज कर लें इसको। हाँ, अगर इसमें कोई ऑफिसर आ जाता है वो एसडीओ है। ऐसा ही 170 है। बेसिकली ये जो सेक्शन बताए गए 170, 170A ये सब और 170B ये किससे रिलेटेड है, 165 में जो अनुसूचित जनजाति बताई गई उनसे रिलेटेड है। लेकिन ये मेंस में तो पूछे गए, प्री में ये पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, और ना इनके पूछे जाने की कोई विशेष संभावना है। यहाँ पर सब में ऑफिसर जो है रेवेन्यू ऑफिसर वो एसडीओ है, चाहे वो 170 हो, 170A हो, 170B हो। ऑफिसर कौन है, रेवेन्यू ऑफिसर एसडीओ। तो वो कर लें। 170B एक बार मध्य प्रदेश में मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें भी आपको स्पेशली टाइटल वाइज ही करना है और कुछ नहीं करना, केवल टाइटल पूछा गया अभी तक इसका। मेंस के लिए अच्छी सेक्शन है ये। 2 वर्ष वाली बेसिकली जो काल अवधि है वो क्या है, इन्होंने ये बताया है कि जो टाइम, मान लो अगर इस एक्ट के लागू होने से पहले किसी ने इस तरीके से अनुसूचित जनजाति की क्षेत्र की भूमि को या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को ट्रांसफ़र कर दिया है गैर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र की भूमि, तो एसडीओ उससे पूछेगा, टाइम की बात अपन कर लेते हैं अभी। एसडीओ पूछेगा कि भाई किस तरीके से तुम्हारे पास भूमि है, इसमें कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा कि किस तरीके से तुम्हारे पास ये भूमि आई, ठीक है। तो अगर वो कारण नहीं बता पाता है तो उससे भूमि एसडीओ के माध्यम से वापस ले ली जाएगी और उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है जिसकी वो भूमि है। और यदि वो वर्तमान में वो व्यक्ति जीवित नहीं है तो फिर उसके एलआर जो भी मिले, जो भी उपलब्ध हो,
उसको वो भूमि दे दी जाएगी, उसके नाम ट्रांसफर कर दे। ऐसा ही प्रोविजन इन्होंने दिया है कि ग्राम पंचायत भी, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, ग्राम सभा भी ऐसा एक आदेश पारित कर सकती है। ये जो नोटिस है गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए ग्राम सभा भी दे सकती है। ग्राम सभा ये आदेश दे सकती है कि भाई आप बताएं कि ये भूमि आपके पास कैसे आई, लेकिन आप जानते हैं ग्राम सभा के पास इतनी कोई ताकत नहीं होती है कि वो किसी को निकाल दे। तो यदि ग्राम सभा उस व्यक्ति को, यदि वो व्यक्ति जिसके पास इस प्रकार की भूमि है, गैर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, ग्राम सभा उस व्यक्ति से पूछती है और वो उसको सफिशिएंट जवाब नहीं दे पाता है कि उसके पास भूमि कैसे आई, तो ये भी ग्राम सभा भी उसको उस भूमि से बेदखल कर सकती है। लेकिन फिर बात वही है कि ऐसे लोग बाहुबली भी होते हैं जिनके पास इस प्रकार की भूमि आती है, तो उनकी पावर में नहीं होता कि ग्राम सभा उनको निकाल दे। वैसे भी आप जानते हैं ग्राम सभा क्या होती है, क्या होती है ग्राम सभा? हाँ, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं उस गांव के समस्त वयस्क सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, मतलब लगभग पूरा गांव ही ग्राम सभा के उसमें आता है, उसके कुछ हेड होते हैं, ठीक है, तो वो आपको देते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि वो नहीं निकाल पाते, तो फिर वो रिपोर्ट कहाँ भेजेंगे? वो भेजेंगे एसडीओ के पास। एसडीओ फिर जो सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए में जो प्रोसीजर यूज कर रहा था निकालने के लिए वो निकाल देगा। अब अपन आ जाते हैं 2 वर्ष की अवधि पर। तो पैरा 1 में ये दिया गया है कि एक लाइन दी गई है कि 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ होने वाली यह और संशोधन अधिनियम 1980 के प्रारंभ होने की तारीख के समाप्त होने वाली काल अवधि के बीच किसी ऐसी जनजाति की सदस्य की रही हो जिसे 165 क्लॉज सी लागू होती है, वहां ऐसे प्रारंभ से, कैसे प्रारंभ से? जो 1980 का संशोधन लागू हुआ था, 1980 का संशोधन लागू हुआ था, उस दिन से 2 वर्ष के भीतर उपखंड अधिकारी ऐसा आदेश जारी करेगा। तो ये 2 वर्ष की अवधि है। तो उपखंड अधिकारी ये आदेश कब तक जारी कर सकता है? अगर जो भूमि दी गई है 165 मतलब 2 अक्टूबर 1959 के से प्रारंभ होने वाली किसी अवधि से, तो वहां से 1980 के बीच में, जो 1980 का संशोधन अधिनियम है उसके बीच में यदि कोई भूमि इस प्रकार से दी गई है, ठीक है, तो उसको 1980 का जो डेट है जब से वो 1980 का संशोधन लागू हुआ उस दिन से 2 वर्ष गिने जाएंगे। इस बीच में एसडीओ ऐसा आदेश जारी करेगा। लेकिन ग्राम सभा के लिए कोई लिमिट नहीं बताई गई है। एसडीओ तो तब कर सकता था, बाकी पूरी बात किस में आ गई? ग्राम सभा में। ग्राम सभा कभी भी कर सकती, ग्राम सभा अभी भी नोटिस दे सकती है, बताएं आपके पास भूमि कैसे आई, तो एसडीओ उसको निकाल देगा। आगे और भी अच्छे प्रोविजन है लेकिन प्री में किसी काम के नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रोविजन है 172, डाइवर्जन ऑफ लैंड। डाइवर्जन क्या होता है? डाइवर्जन समझने के लिए सबसे हम पहले क्या पढ़ेंगे? डाइवर्जन की डेफिनेशन। डाइवर्जन की डेफिनेशन बताई गई है इसमें, कहां पर? सबसेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन 1, सबसेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन 1। इस धारा में व्यपवर्तन से विपरीत भूमि को धारा 59 के अधीन किसी एक प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो, उस धारा के वर्णित किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाना, किंतु भूमि को जबकि उस पर किसी अन्य प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाना व्यपवर्तन नहीं है। लास्ट लाइन से देखें, 59 में जो हमें 7-8 प्रयोजन बताए गए, इस प्रयोजन के हिसाब से रेवेन्यू वसूला जाएगा। उनमें से किसी भी प्रयोजन को, एक प्रयोजन से दूसरे प्रयोजन के लिए भूमि को लेकर आना व्यपवर्तन माना गया। लेकिन उन्होंने कहा अन्य कोई, जैसे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, उससे उसकी भूमि को यदि आप एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी भूमि पर अगर आप खेती करने लगते हैं तो ये डाइवर्जन नहीं माना जाएगा। इसलिए जो पहली लाइन कह रही है 59 के एक प्रयोजन से दूसरे प्रयोजन में लाना, इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है एग्रीकल्चर लैंड को जो 59 में अदर पर्पस दिए गए हैं उसके रूप में लेकर आना, वो व्यपवर्तन है। ठीक है, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन लास्ट लाइन को अगर अपन पढ़कर देखते हैं तो उससे पहली लाइन का अर्थ क्या निकलता है? एग्रीकल्चर लैंड को अदर पर्पस के लिए यूज में लाना क्या कहलाता है? डाइवर्जन। तो डाइवर्जन का सीधा सीधा प्रोसीजर है। पहले तो ये देख लें डाइवर्जन होता कहाँ है। डाइवर्जन विशुद्ध गाँव में नहीं होता है, नॉन अर्बन एरियाज के जो विशुद्ध गांव हैं, गाँव में हो सकता है, जो गांव शहर में है, हम कहते हैं कि साहब शहरों में भी गांव होते हैं, ठीक है, तो शहरों में भी गांव होते हैं, उनमें हो सकता है। लेकिन जो विशुद्ध गांव होते हैं, जो नॉन अर्बन एरियाज के है ना गांव, उनमें डाइवर्जन नहीं होता। डाइवर्जन के लिए कुछ बेसिक नीड्स हैं, तो ये इसमें 3 पॉइंट बताए गए डाइवर्जन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो कहते हैं नगरीय क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र की बाहरी सीमाओं से 5 मील की त्रिज्या के भीतर, तो या तो अर्बन एरियाज में
चाहे वो गांव हो चाहे नहीं हो, या ऐसे एरिया से बाहरी सीमाओं की जहां से नगरीय क्षेत्र समाप्त होता है उससे 5 मील की त्रिज्या के भीतर जितने भी क्षेत्र हैं उसमें डायवर्जन किया जाता है, उससे बाहर नहीं। दूसरा, किसी ऐसे ग्राम में जिसकी जनसंख्या जनगणना के अनुसार 2000 या उससे अधिक है। ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, कर लें। 5 मील की त्रिज्या है ना, इसमें से पूछा जा सकता है। जब मध्य प्रदेश में था तब इससे ऑब्जेक्टिव आया करते थे। या फिर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो क्या होता है, ऐसे क्षेत्र में जहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता है, डाइवर्जेंस। अब आपने कहा साहब हमें तो कॉलोनी काटनी है, तो आप बिल्कुल चंबल के गांव में जाकर कॉलोनी नहीं काटोगे, वहाँ पर डाइवर्जन नहीं होगा। इलीगल कॉलोनियाँ खूब कटती हैं, कट भी नहीं, लेकिन आपको लीगली डाइवर्जन कराना है, जिसको हम बोलते हैं सामान्य तौर पर फॉर्म 4 जो कॉलोनियाँ कट रही हैं, तो वो आप इलीगली काट सकते हो, लीगली नहीं काट सकते। तो उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट है। पहला, नगरीय क्षेत्र की, या तो नगरीय क्षेत्र में उसके बाहरी सीमाओं से 5 मील की त्रिज्या के भीतर, या ऐसा गांव जिसकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक हो गई है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट बता दे कि हमें यहाँ करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर बताती रहती है। तो यहाँ पर जो जो ऑफिसर है, अब वो कंपिटेंट अथॉरिटी हो गई, कंपिटेंट ऑफिसर हो गया। जिन लोगों के दिमाग में SDO बसा हुआ है उसको अब दिमाग से निकाल दें। प्रोसीजर ये होता है कि आप इसके लिए SDO को एप्लीकेशन करेंगे। वो सॉरी, SDO मेरे दिमाग में ही बसा हुआ है, 2018 से पहले महत्वपूर्ण नोटी हुआ करता था। कंपिटेंट जो ऑफिसर है, अब जिसको भी राज्य सरकार कंपिटेंट अथॉरिटी बता दे उसको आप एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। वो आपको अगर उसको लगता है तो आपकी भूमि का डाइवर्जन कर देगा। लेकिन दूसरी बात आती है कि आपने उसको एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन किए जाने के 3 महीने के भीतर तक उसने आपको रिप्लाई नहीं किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया कि आपकी भूमि का डाइवर्जन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप उसको एक नोटिस जारी करेंगे, उसको एक सूचना देंगे कि आप हमें बताएं आप डाइवर्जन कर रहे हैं या नहीं। उस नोटिस के दिनांक से जो आपने सक्षम प्राधिकारी को दिया है, उस नोटिस के दिनांक से यदि 6 महीने के भीतर वो रिप्लाई नहीं करता है कंपिटेंट अथॉरिटी, तो आपकी भूमि डाइवर्जन मान ली जाएगी, है ना। तो आप एप्लीकेशन कंपिटेंट अथॉरिटी को करेंगे। बड़े बड़े पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि मेंस में आता नहीं है LRC वहाँ पर। तो आप किसको एप्लीकेशन करेंगे? सक्षम प्राधिकारी को, वो डाइवर्जन कर देगा, ठीक है। और यदि उसको आपने एप्लीकेशन किया 3 महीने तक जवाब नहीं देता, तो आप उसको ध्यान आकर्षण के लिए एक 6 महीने का नोटिस देंगे। और नोटिस दिए जाने के 6 महीने के भीतर यदि वो रिप्लाई नहीं करता है तो क्या मान लिया जाएगा कि उसने आपको परमिशन दे दी है, ठीक है। तीसरा परंतुक है, ये जो बात बताई गई थी हमें पहले परंतुक में बताई गई थी 3 महीने और 6 महीने की। और जो तीसरा परंतुक है तो ये कहते हैं औद्योगिक प्रयोजन व्यपर्तित की गई भूमि के व्यपर्तन की सूचना देने के दिनांक, छोड़ दें इसको, 3 वर्ष 5 वर्ष का है, मुझे नहीं लगता है आएगा। नहीं यार देख लो, 2015 का संशोधन है। तो ये कहते हैं परंतु यह की औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपर्तित की गई भूमि के व्यपर्तन की सूचना देने के दिनांक से, यहाँ पर याद रखें, सूक्ष्म, अति लघु, लघु और एवं मध्यम उद्योगों को 3 वर्ष की काल अवधि के भीतर। तो ये 3 वर्ष की काल अवधि किस किस के लिए है? जो औद्योगिक प्रयोजन के लिए, सूक्ष्म, अति लघु, लघु यानी छोटे उद्योगों के लिए, तथा बड़े उद्योगों को 5 वर्ष की काल अवधि के भीतर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि वो कहते हैं कि भाई औद्योगिक प्रयोजनों के लिए हमने डाइवर्जन किस लिए करा रहे हैं, किस लिए? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो छोटे उद्योगों की जहाँ पर बात करते हैं वहाँ 3 वर्ष के भीतर, और बड़े उद्योगों की बात करते हैं वहाँ 5 वर्ष के भीतर यदि आपने ऐसा डाइवर्जन कराया है तो वो आपको वो उद्योग वहाँ पर स्थापित कर देने चाहिए। अच्छा OT लग रहा है पढ़ने से, है ना, पहले नहीं था ये कब का है? 2015 इसमें जोड़ा गया है, छत्तीसगढ़ में, MP में तो आया ही नहीं था ये। तो अगर आपने डाइवर्जन कराया इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए तो आपको कब तक वो स्थापित कर देना चाहिए वहाँ पर? 3 वर्ष या 5 वर्ष। छोटे उद्योगों के लिए 3 वर्ष में, बड़े उद्योगों के लिए 5 वर्ष में। और अगर नहीं करते हैं तो डाइवर्जन 0। तो पढ़ते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो व्यपर्तन स्वमेव शून्यवत हो जाएगा। अच्छा है, कर लें, ये लिमिट सारी बाहर लिख लिया करें। क्लॉज 4, अच्छा क्लॉज 2 देख लें कि किस आधार पर वो इनकार नहीं कर सकता। केवल इस आधार पर कि न्यूसेंस हो जाना संभव है, सक्षम प्राधिकारी डाइवर्जन करने से इनकार नहीं करेगा। सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 4 कहता है कि यदि आपने परमिशन के बिना डाइवर्जन कर दिया है तो उपखंड अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी 10,000 रुपये तक का आप पर जुर्माना लगा सकता है। कितना? सबसेक्शन 4 में क्या अंडरलाइन करें कि यदि आपने अनुमति के बिना
व्यवर्तित कर दी है भूमि, तो सक्षम प्राधिकारी आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा देगा। और यदि आपने ऐसे जो परमिशन के बिना की है उसमें कोई ऐसा बेसिक परिवर्तन कर दिया जिससे भूमि का रूप बदल गया है, ठीक है, तो आपको आदेश दिया जाएगा किस बात का, सूचना की तामील से, कि आप उस भूमि को उस रूप में लेकर आएँ जिसमें वो होती यदि आपने इस प्रकार से डाइवर्जन नहीं किया था। यदि आपने एग्रीकल्चर लैंड पर कोई बिल्डिंग बना दी है तो उसको हटाएं, है ना, प्लान करें भूमि को। यदि आप नहीं करते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाया जाएगा। और जब तक आप उसको कर नहीं देते हैं आदेश के दिनांक से करने तक के, उसको ठीक करने के दिनांक तक पर डे 100 रुपये आप पर और जुर्माना लगता रहेगा जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या निकल के आए पूरे डाइवर्जन में? डाइवर्जन क्या होता है? कृषि भूमि का उपयोग सेक्शन 59 में दिए गए प्रयोजनों के लिए करना। डाइवर्जन हमें सेक्शन इसमें जो बताया गया 172 में करता है। कौन करता है? कंपिटेंट अथॉरिटी 3 ग्राउंड पर करता है। 3 ग्राउंड कौन से हैं? नगरीय क्षेत्र है, उसके उपांत सीमा को 5 मील की त्रिज्या के भीतर जिसकी जनसंख्या 2000 है और उससे अधिक हो गई है, या राज्य सरकार बताए। डाइवर्जन होगा कैसे? सक्षम प्राधिकारी को एप्लीकेशन करेंगे, 3 महीने के अंदर यदि वो एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं करता तो अपन उसको ध्यान आकर्षण के लिए और एक नोटिस जारी करेंगे। उससे 6 महीने के भीतर यदि वो नहीं करता तो डाइवर्जन मान लिया जाएगा। यदि आपने डाइवर्जन कराया किस पर्पज़ से, कि आपने इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कराया है, तो छोटे उद्योगों के लिए तो 3 वर्ष तक यदि आप उस पर इंडस्ट्री खड़ी नहीं करते हैं, बड़े उद्योगों में 5 वर्ष तक इंडस्ट्री खड़ी नहीं करते हैं, तो क्या होगा? डाइवर्जन स्वयं शून्य हो जाएगा। फिर आता है केवल न्यूसेंस के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के डाइवर्जन करने से न्यूसेंस क्रिएट होगा, डाइवर्जन करने से इनकार नहीं करेगा। यदि आपने बिना परमिशन के डाइवर्जन कर दिया है तो 10,000 रुपये तक का आप पर फाइन लगाया जाएगा। और यदि आपने ऐसा कोई परिवर्तन कर दिया है जिसको भूमि से हटाया जाना चाहिए तो नहीं हटाते हैं तो आपको 10,000 का फाइन लगाया जाएगा। और जब तक नहीं हटाते हैं आदेश के दिनांक से 100 रुपये पर डे के हिसाब से आप पर जुर्माना लगता रहेगा। कौन वसूलेगा? सक्षम प्राधिकारी। बाकी सब छोड़ दें, एक्सप्लेनेशन 1 हम कर चुके हैं, 2 एक्सप्लेनेशन लास्ट में दिए हैं, दूसरा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। त्यजन, रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट क्या होता है? यदि आप अपनी भूमि, जैसे कहते हैं कि भाई वैसे तो ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि को त्यागना चाहता है, त्यागना मतलब अपने सारे स्वामित्व जो भी उसका हक है भूमि पर वो त्यागना चाहता है, तो राज्य सरकार के फेवर में उसको त्याग सकता है, ठीक है ना। और ऐसा जो त्यजन है वो नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर से लागू होगा। यहाँ एग्रीकल्चर ईयर क्यों लागू हो रही है? इसलिए लागू हो रही है क्योंकि राज्य सरकार उसका क्या करेगी? राज्य सरकार उसको अगले एग्रीकल्चर ईयर से खेती पर देगी और इससे रेवेन्यू वसूलेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात कही गई है, तहसीलदार के माध्यम से त्यागेंगे, तहसीलदार के माध्यम से इसको त्याग देंगे राज्य सरकार के फेवर में। एक बात और कही गई है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि यदि आपने भूमि त्याग दी है तो राज्य सरकार आपको भू राजस्व से माफ़ी दे सकेगी। अब आपको भू राजस्व जमा नहीं करना, लेकिन ये जो त्यजन होगा वो फ्री होल्ड होगा, इस पर किसी प्रकार का इनकमरेज, भार, चार्ज कुछ भी नहीं होगा। तो क्या क्या ओटी आ गया इसमें? कोई व्यक्ति अपनी भूमि राज्य सरकार को त्यागना चाहता है तो तहसीलदार के माध्यम से त्याग दे, ठीक है ना। और ऐसा त्यजन उसको एग्रीकल्चर ईयर लागू होने के 30 दिन पहले करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे 30 दिन में राज्य सरकार उस पर खेती की व्यवस्था कर दे और बिना भार के दी जाएगी ऐसी भूमि। और उसके बाद जब आपने त्याग दी आपको उस पर भू राजस्व का जो आपका देने का दायित्व था वो समाप्त हो जाएगा। ये कुछ। अब त्यजन की गई भूमि के लिए मार्ग का अधिकार, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जो भूमि जिससे भी आप भूमि प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, आपको उसी भूमि स्वामी के सारे अधिकार मिलते हैं। तो त्यजन की गई जो भूमि है, अगर जो 173 में त्यजन की गई है, अगर वो राज्य सरकार खुद तो खेती करेगी नहीं, किसी व्यक्ति को देगी, लीज पर देगी, तो उस व्यक्ति को कौन से राइट होंगे, कौन से रास्ते का अधिकार, कौन सा रास्ता यूज करेगा? जो वो भूमि स्वामी किया करता था जिसने भूमि को त्याग दिया है, ठीक है। तो इसमें केवल इतना कर लें। अब आता है खाते का परित्याग। परित्याग, निपटारा, विभाजन, 3 ये टाइटल याद कर दें, परित्याग, निपटारा, विभाजन। परित्याग 176 में है, निपटारा 177 में और विभाजन 178 और 178 दो में हमें विभाजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो परित्याग, बेसिकली परित्याग का मतलब है कि आप परित्याग नहीं कर रहे हैं, जैसे हम रिलिंक्विशमेंट की बात कर रहे थे, त्यजन, ऐसा नहीं है कि आप परित्याग कर रहे हैं। यहाँ पर यह है कि अगर कुछ टर्म कंडीशंस में कोई भूमि स्वामी आ जाता है तो उसको उसकी भूमि से राज्य सरकार परित्यक्त कर देगी, हटा देगी, ठीक है। तो देखते हैं वो कंडीशंस क्या है। तो यदि कोई भूमि स्वामी जो अब अपने खाते पर या तो स्वयं 2 वर्ष तक खेती नहीं करता,
या भू राजस्व का भुगतान नहीं करता और उसने उस गांव को सामान्यतः जिसमें वो निवास करता है छोड़ दिया, तो तहसीलदार जांच के अनुसार क्या करेगा, उसका कब्जा ले लेगा और कब्जा लेने के बाद क्या करेगा, उसको भूमि स्वामी की ओर से पट्टे पर देकर उस पर खेती की व्यवस्था करेगा। कब से? प्रत्येक कृषि वर्ष की काल अवधि के लिए कब्जा लेगा और एक बार में 1 वर्ष के लिए। तो एक वर्ष के हिसाब से तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड ये है कि भाई यदि कोई भूमि है उस पर पता नहीं है भूमि स्वामी कहाँ गया, वो गांव में रहता ही नहीं है जिसमें वो निवास करता था, और ये जांच कब हुई कि भाई वो 2 साल से उसका पता ही नहीं है, भू राजस्व दे नहीं रहा, 2 साल से उसका पता नहीं है। बाद में पता पड़ा कि गांव उसने छोड़ दिया, तो तहसीलदार क्या करेगा, पोजीशन ले लेगा और पोजीशन लेने के बाद उसको प्रत्येक मतलब 1 वर्ष करके एक बार में 1 कृषि वर्ष के लिए लीज पर देता रहेगा, जिससे उस पर भू राजस्व की उगाही होती रहे, खेती की व्यवस्था करेगा, है ना। फिर आगे क्या करते हैं, और यदि 3 वर्ष तक कोई व्यक्ति नहीं आता, अगर ऐसा कोई हकदार व्यक्ति नहीं आता है 3 वर्ष तक, तो क्या होगा, 2 कंडीशन, यदि आता है तो क्या होगा और नहीं आता है तो क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति आता है 3 वर्ष के भीतर, कोई भी व्यक्ति, उससे भिन्न व्यक्ति, ठीक है ना, तो ये कहते हैं जाकि भूमि स्वामी या कोई भूमि के लिए विधि पूर्वक हकदार अन्य व्यक्ति दोनों ही आ रहे हैं, उस तारीख को जिसको कि तहसीलदार ने कब्जा ले लिया, ठीक आबादी की कृषि वर्ष 3 वर्ष की काल अवधि के भीतर भूमि का दावा करता है, तो वहाँ क्या करेगा तहसीलदार, उसको भूमि को जो भी खर्चे वगैरह होंगे भूमि उसे वापस कर देगा 3 वर्ष के भीतर। और यदि कोई नहीं आता है तो क्या होगा, या तो कोई नहीं आता है, और यदि कोई आता है, चाहे भूमि स्वामी हो चाहे उसका भूमि का दावा करने वाला व्यक्ति हो, अगर आता है तो वापस कर दी जाएगी जांच के अनुसार तहसीलदार द्वारा, और यदि नहीं आता है तो 3 साल के बाद वो या तो आता नहीं है या कोई आता है लेकिन भूमि स्वामी जांच के बाद ये पाता है कि ये वो व्यक्ति जो आया है इस भूमि को प्राप्त करने का हकदार नहीं है, तो भूमि राज्य सरकार के फेवर में पूर्णतः निहित हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं परित्यक्त होना। परित्यक्त का मतलब ये नहीं कि आप त्याग रहे हैं, परित्यक्त का यहाँ पर मतलब है आपसे छीन ली जाएगी, राज्य सरकार के फेवर में भूमि दे दी जाएगी। सबसेक्शन 2 उपधारा 3 के अधीन परित्यक्त घोषित जहाँ भूमि को कर दिया गया है राज्य सरकार वह राजस्व की उस बकाया के संबंध में जो कि उस खाते पर भूमि स्वामी के शोध में भूमि स्वामी के दायित्व से उन्मोचन हो जाएगा। तो जो भी उसका बकाया था उससे भूमि स्वामी उन्मोचित हो जाए, उसको भू राजस्व नहीं देना। नेक्स्ट 177 खातों का निपटारा। तो अभी परित्यक्त में हमने क्या किया था कि भाई वो राज्य सरकार की हो गई भूमि, ठीक है। निपटारे में ये नहीं होगा, निपटारे में क्या होगा कि राज्य सरकार उसको लीज पर देती रहेगी, बस राज्य सरकार की नहीं होगी भूमि। तो यहाँ पर अलग ग्राउंड है कि जिस भूमि पर एग्रीकल्चर के लिए सेक्शन 59 के लिए कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया, किसके लिए, कृषि प्रयोजनों के लिए निर्धारण किया गया है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो व्यक्ति जो भी उसका भूमि स्वामी है किन्हीं ज्ञात वारिसों को मर जाता है, उसका कोई वारिस ही नहीं है, तो क्या करेंगे। अभी तो क्या था, भूमि स्वामी गायब हो गया, हमें पता नहीं है, कोई एलआर्स आया नहीं, तो सेक्शन जो 176 थी वो वाली कंडीशन, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें ये पता है भूमि स्वामी भागा नहीं है, रेगुलर अपना रेवेन्यू दे रहा था, सब कर रहा था, लेकिन वो मर जाता है और बाद में पता पड़ता है उसका कोई ज्ञात वारिस ही नहीं है, तब क्या करेंगे। तो भूमि स्वामी अगर ऐसे कंडीशन में मर जाता है बिना ज्ञात वारिसों को, तहसीलदार उसकी भूमि को कब्जा लेगा और एक बार में 1 वर्ष की काल अवधि के पट्टे पर देगा, कृषि वर्ष के हिसाब से। कृषि वर्ष इसमें यूज नहीं किया है ना, तो लीज पर देता रहेगा। फिर वही वाली कंडीशन आ जाती है सबसेक्शन कौन सी, 176 के सबसेक्शन 2 वाली, कि 3 वर्ष के भीतर यदि कोई व्यक्ति आता है कब्जा लेने, भूमि स्वामी तो मर गया, अब कौन आएगा, उसको कोई एलआर्स आएगा, है ना। तो अगर कोई आता है, कोई आवेदन करता है, तो तहसीलदार देखेगा, या तो उसको कब्जा दे देगा या दावा नामंजूर कर देगा। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है लास्ट में, कब्जा दिलवा सकेगा या दावा नामंजूर कर सकेगा। और यदि सबसेक्शन 2 कहती है उपधारा 2 के अधीन तहसीलदार का आवेदन अपील या पुनरीक्षण के अध्ययन नहीं होगा, यानी कि तहसीलदार ने दावा मंजूर या नामंजूर किया है, उसका अपील या रिवीजन कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, किंतु ऐसा कोई व्यक्ति जिसका दावा उपधारा के अधीन नामंजूर किया, तहसीलदार का आदेश संशोधित किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अपना हक स्थापित करने के लिए सिविल वाइद, मैंने आपको बताया था सिविल सूट हमेशा आप 1 वर्ष के भीतर लगाएंगे, ठीक है ना। 1 वर्ष के भीतर आप क्या करेंगे,
सिविल सूट फाइल करेंगे। किस बात पर? यदि आपका दावा नामंजूर कर दिया गया। यदि आपका दावा मंजूर कर लिया गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर आप कहेंगे कि ठीक है आप हमें भूमि का कब्जा नहीं दे रहे हैं तो हम अपना टाइटल डिसाइड कर लेते हैं। एसआरए में आप सेक्शन 34 में टाइटल डिसाइड करने के लिए सिविल सूट फाइल करेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 34 तो फाइल कर दिए जाएंगे। और बात फाइल करने की जाने की दशा में तहसीलदार उपधारा 2 में उपबंधित किए गए अनुसार भूमि को तब तक पट्टे पर देता रहेगा जब तक वाद का विनिश्चय नहीं हो जाए, क्योंकि जब तक वाद का विनिश्चय नहीं होगा तब तक क्या होता रहेगा, भूमि पट्टे पर दी जाती रहेगी। और यदि कोई व्यक्ति, सब सेक्शन 4 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर दावा फाइल नहीं करता है तो तहसीलदार मृत भूमि स्वामी के उस खाते को नीलामी द्वारा बेच सकेगा। ये अंडरलाइन करें, जो सेक्शन 176 थी उसमें क्या हो रहा था, राज्य सरकार के फेवर में जा रही थी भूमि, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नीलामी के द्वारा बेच दी। तो टर्म कंडीशंस क्या क्या है, भूमि स्वामी ज्ञात वारिस होकर मर जाता है, ठीक है, तो भूमि उसकी हम क्या करेंगे, कृषि वर्ष के लिए वो एक बार में एक वर्ष के लिए पट्टे पर देते रहेंगे। 3 वर्ष के भीतर यदि कोई दावेदार आता है तो उसको दे दी जाएगी, लेकिन उसका दावा नामंजूर कर दिया जाए तो उसको राइट है कि 1 वर्ष के भीतर टाइटल डिसाइड करने के लिए सिविल सूट फाइल करे, तब तक कार्रवाई रुकी रहेंगी। और यदि सिविल सूट में ऐसा दावा उसका नामंजूर कर दिया जाता है या ऐसा कोई दावा किया ही नहीं जाता है सिविल सूट में टाइटल डिसाइड करने के लिए, तो भूमि क्या करे, तहसीलदार नीलामी द्वारा विक्रय कर देगा। सबसेक्शन 5 कहता है यदि कोई व्यक्ति अपना हक स्थापित करता है तो लास्ट लाइन कहती है उसमें से उस खाते पर भू राजस्व के मध्य सोच समस्त राशियां छोड़ें, इसका कोई मतलब नहीं है। खाते का विभाजन, तो विभाजन हमारे यहाँ 2 प्रकार से होता है। कौन से टाइप से होता है विभाजन? एक तो भूमि स्वामी अपने जीवन काल में विभाजन कराना चाहता है, या फिर भूमि स्वामी मर जाता है तो उसके जो एलआर्स है वो आपस में भूमि को बांटेंगे, ठीक है ना। तो सबसेक्शन 178B में क्या बताया, खाता विभाजन हेतु आवेदनों पर निराकरण। और 178 में अच्छा ये नया है क्या 178B 202, ठीक है। तो हमारे यहाँ 178 और 178A है। तो 178A क्या कहता है, 178 क्या कहता है, जब व्यक्ति जिसकी भूमि है वो मर जाता है, 2 कंडीशन थी, एक तो वो मर जाता है या अपने जीवन काल में करे। तो 178 किस पर लागू होती है कि वो मर चुका है तो जो उसके ज्ञात वारिस है वो भूमि का आपस में विभाजन कराएंगे। मान लो उसके 2 बेटे हैं तो दोनों भूमि का विभाजन कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, उसके लिए आवेदन किसको करेंगे, है ना। ये कौन सी भूमि की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड की। तो उनमें से कोई भी भूमि स्वामी अपने अंश के विभाजन के, मान लो एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं और वो मर गया है तो कोई भी उसके जो बेटे हैं उनमें से कोई भी विभाजन के लिए कार्रवाई लगा सकेगा। किसके यहाँ, तहसीलदार के यहाँ। बेसिकली इसको भी जैसे हो जाएगा तो वो खसरे में उसका नाम प्रविष्ट हो जाएगा, कुल मिला के उनके नाम नामांतरण हो जाएगा। और यदि इसमें कोई हक संबंधी प्रश्न उठता है, कोई व्यक्ति कहता है मेरा टाइटल है, मेरा टाइटल डिसाइड किया जाए, तो तहसीलदार क्या करेगा, अपने समक्ष की समस्त कार्रवाई कितने समय के लिए रोक देगा, 3 मंथ के। क्यों रोक रहा है 3 मंथ के लिए, जिससे कि सिविल सूट फाइल किया जा सके। यदि सिविल सूट फाइल किया जाता है तब तक ये जो नामांतरण की कार्रवाई विभाजन की कार्रवाई रुकी रहेगी और सिविल सूट का सिविल न्यायालय का जो भी विनिश्चय है वो बाध्यकारी होगा। उसके हिसाब से फिर तहसीलदार अपनी जो भी प्रोसीडिंग है वो कर लेगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। चलें 178A, तो 178 में क्या, ए में क्या है, भूमि स्वामी के जीवन काल में भूमि का विभाजन। तो भाई भूमि स्वामी अपने जीवन काल में अपने विधिक वारिसों में विभाजित करना चाहता है तो वो किसको एप्लीकेशन करेगा, तहसीलदार को, और तहसीलदार ऐसा विभाजन कर देगा। ये सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें टाइटल की तो बात ही नहीं है। टाइटल तो भूमि स्वामी स्वयं जिंदा है, तो वो जिंदा है तो अपने आप ही विभाजन कर देगा, करवा लेगा। 178B 2022 में नई जोड़ी गई है, ये केवल छत्तीसगढ़ में है, MP में है नहीं। हाँ, 176 और 177 की जो टाइम लिमिट थी भूमि को पट्टे पर देने या सिविल सूट वगैरह फाइल करने की, वो MP में थोड़ी सी अलग है, बाकी लगभग प्रोसीजर वही है, उसको ध्यान में रख लेना। यहाँ पर जो ये विभाजन वाली जो प्रोसीडिंग है वो सेम टू सेम है, MP में और छत्तीसगढ़ में, दोनों में। अब ये नया प्रोविज़न जोड़ा गया है 178B, देखते हैं इसमें क्या है। तहसीलदार
खाता विभाजन हेतु प्राप्त आवेदनों को सर्वप्रथम ई नामांतरण पोर्टल में ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। एक्चुअल में हमने क्या किया था, जब हम 109 और 110 की बात कर रहे थे कि जब कोई भी आप हक प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, तो आप विभाजन भी कराते तो क्या कराएंगे, विभाजन भी एक तरीके से आपको प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट क्रिएट करना है। हम कहते हैं कि साहब एक जो प्रॉपर्टी है 5 एकड़ की भूमि है तो 2 भाइयों में 2.5 बीघा बनेगी, जो पिताजी के नाम अभी खसरे में मेंशन थी, तो उसका नामांतरण कैसे कराया जा रहा था, ई पोर्टल पर डालकर कराया जाता। ई पोर्टल शब्द हमने बार बार पढ़ा था। तो यहाँ पर यदि विभाजन की कार्रवाई लगाई जाती है, आवेदनों का निराकरण कैसे करेगा, नामांतरण की कार्रवाई व म्यूटेशन की कौन कर रहा है, तहसीलदार। यहाँ पर भी विभाजन कौन कर रहा है, तहसीलदार। बेसिकली वो जो प्रोसीजर है नामांतरण वाला वो पूरा फॉलो किया जाएगा। ई पोर्टल के माध्यम से आपको आपके नाम पर वो भूमि, अगर 2 भाई हैं तो 2 भागों में बांट दी जाएगी, और भूमि के आधे हिस्से पर एक भाई का और भूमि के आधे हिस्से पर, बचे हुए आधे हिस्से पर दूसरे भाई का नामांतरण हो जाएगा, और दोनों का आधे आधे हिस्से में खसरे में नाम प्रविष्ट हो जाएगा। सीधी सी बात। तो ई पोर्टल की अपन बात कर रहे हैं, बाकी सब छोड़ दें, इसमें कोई करने की चीज़ नहीं है। सेम टू सेम वही प्रोसीजर दिया गया, नोटिस जारी करेगा, सब करेगा। कौन सा है, जो 110 में बताया गया है। कुल मिला के ये इस तरीके से जो विभाजन कराया जाता है वो नामांतरण ही है। 109 में अगर आप ध्यान से देखें तो आप उस प्रॉपर्टी में कोई राइट एक्वायर कर रहे हैं ना, या नहीं कर रहे हैं। भाई विभाजन कराओगे तो क्या करोगे, अपने हिस्से के मालिक बनोगे, यानी कि आपने राइट प्राप्त किया भूमि में, और राइट प्राप्त किया तो 109 की सूचना मान लें उसको, और 110 में नामांतरण करा लें। विभाजन के बाद क्या होगा, नामांतरण। चलें, हाँ, पेड़ पौधे किसके होते हैं, भूमि के, है ना, ये एक ही है हमारी। तो 179 खाते में के वृक्षों का अधिकार तो किसका होगा, जिसकी भूमि उसके पेड़। सब सेक्शन 2 उपधारा 1 के अधीन कोई भी बात भूमि स्वामी खाते में खड़े वृक्षों को किसी ऐसे अधिकार को जो संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख को किसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान प्रभाव नहीं डालेगी, किंतु भूमि स्वामी ऐसे अधिकार का मूल्य नियत किए जाने के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकते। हो सकता है ये कह रहे हैं कि अगर इससे पहले जो बात थी वो पेड़ किसी की और की हो, भूमि किसी और की हो, तो भाई इस एक्ट के लागू होने के बाद हम ये कहेंगे साहब जो हमारे पेड़ों का मूल्य है वो डिसाइड, तो तहसीलदार से वो मूल्य डिसाइड करके पेड़ों का मूल्य दे दिया जाएगा। क्योंकि आज की डेट में 2 अक्टूबर 1959 के बाद जिसकी भूमि उसके पेड़ हैं तो तहसीलदार के मार्फत क्रय कर सकेगा। तो कोई भूमि है जिसके मान लो पेड़ किसी के, भूमि किसी के, तो पेड़ों को तहसीलदार के मार्फत क्रय कर लेगा। अब इसका कोई प्रोविज़न मतलब है नहीं काम का। सब सेक्शन 180 देके वृक्षों के अंतरण पर निर्बंधन, तो ये कहते हैं जिसकी भूमि उसके पेड़। तो यदि आपको पेड़ों का अंतरण करना है तो भूमि के साथ करेंगे, भूमि के बिना अगर अंतरण करेंगे तो ऐसा अंतरण शून्य है, ठीक है ना, वृक्षों का। हाँ, खड़ा काष्ठ के रूप में आप कर रहे हैं, काट के ले जा रहे हो तो बात अलग है। पेड़ों का अंतरण से मतलब है कि जमीन में लगे हुए पेड़, है ना, जिसको काटना नहीं है। तो आप अगर वृक्षों की उपज के अंतरण को छोड़कर शून्य है तो उसमें फल वगैरह का अंतरण कर सकते हैं, फल का अंतरण कर सकते हैं, यानी कि आप एक तरीके से लाइसेंस दे सकते हैं। अपन इसको, जैसे अभी अपन ने लीज की डेफिनेशन में बोला था कि लाख का प्रजनन करना, ये सब ले जाना, सिंघाड़ा 5 सिंघाड़ा, ये लीज के अंतर्गत नहीं आते। तो ये लीज भी नहीं है, बेसिकली आप लाइसेंस दे रहे हैं 2 महीने के लिए कि आप प्रॉपर्टी पर आए। लीज होती है प्रॉपर्टी पर एकाधिकार, किसका, इंजॉयमेंट का। लाइसेंस होता है कि पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए आप आए, फल, हमने आपको केवल फल दिए, फल तोड़ें और ले जाएं। ऐसा नहीं है कि आप फल के चक्कर में वहाँ पर टेंट डाल के बैठे हैं, पार्टियाँ चल रही हैं, वो सब, ये राइट कब मिलेंगे आपको, लीज में। ये एक तरीके से लाइसेंस आपको दिया जा रहा है कि आप फल आकर ले जाएं, ठीक है। तो केवल फलों का अंतरण होगा, ना कि पेड़ों का। पेड़ों का अंतरण होगा भूमि के साथ में। अब आ जाता है चैप्टर 13। ये कहते हैं सरकारी पट्टेदार और सेवा भूमि, 2 लोगों की बात कर रही है। तो हमें डेफिनेशन क्लॉज में कहा गया सरकारी पट्टेदार कौन होता है, तो जो राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाला, 181 के उपबंधों की, वहाँ पर उन्होंने सरकारी पट्टेदार शब्द का यूज नहीं किया कि पट्टे पर भूमि धारण, है ना, सरकारी पट्टे पर भूमि धारण करने, उन्होंने कहा केवल राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति 181 के नियमों के अधीन, वो कौन कहलाएगा, सरकारी पट्टेदार। बाकी जो लोग भी राज्य सरकार से भूमि धारण करते हैं वो सब भूमि स्वामी कहलाते हैं, ध्यान रखना। 181 के अलावा जो भी राज्य सरकार से भूमि धारण करेगा वो कौन है, भूमि स्वामी, ठीक है ना। केवल यहाँ पर सरकारी पट्टेदार हैं, तो ठीक है। जो कोई भी राज्य सरकार से भूमि धारण करता है या राज्य सरकार या कलेक्टर ने उसको भूमि में दखल में लेने का अधिकार दिया है, और जो
भूमि को भूमि स्वामी के रूप में धारण करने का हकदार नहीं है, वो कौन है? सरकारी पट्टेदार। तो राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति या कलेक्टर से भूमि को दखल में लेने वाला ऐसा व्यक्ति जो भूमि स्वामी के रूप में नहीं ले रहा है। यदि भूमि स्वामी के रूप में ले रहा है तो वो भूमि स्वामी होगा, सरकारी पट्टेदार के रूप में ले रहा है सरकारी पट्टे। तो भूमि स्वामी के रूप में नहीं लेगा तो किस रूप में लेगा? सरकारी पट्टेदार के रूप में। ठीक है ना। तो कौन कौन दे रहा है यहाँ भूमि? या तो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है या राज्य सरकार या कलेक्टर के आदेश से भूमि को दखल में लेता है। ठीक है। इसमें ये 3 खंड बताएं जो पूछे नहीं जाते हैं सबसेक्शन 2 में, कि भाई कौन कौन इस एक्ट के लागू होने के समय भूमि वो सरकारी पट्टेदार समझे जाएंगे। तो चूंकि ये पूछे नहीं जाते हैं तो इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सबसेक्शन 3 इसमें रिपील्ड है ना। सरकारी पट्टेदार के अधिकार दायित्व क्या होते हैं 182 में बताए गए हैं, तो आप ये याद कर लें। सबसेक्शन 2 इसकी महत्वपूर्ण है कि सरकारी पट्टेदार की बेदखली कैसे होगी। तो पहली तो बात है, सरकारी पट्टेदार को कोई भी राजस्व अधिकारी बेदखल कर सकता है। यहाँ पर MPLRC में यहाँ पर किसी अधिकारी का नाम दे दिया गया है, शायद कौन है? कलेक्टर है ना। पहले हमारे यहाँ भी यही था कि कोई भी राजस्व अधिकारी, पहले ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव हुआ करता था जिसके बारे में हम कहते थे कि भाई कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जिसमें किसी अधिकारी का नाम ही नहीं दिया, तो वो सरकारी पट्टेदार की बेदखली वाला था। कोई भी राजस्व अधिकारी जिसको राइट दे दिया गया है ना। तो अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। तो हमारे MPLRC में अब कलेक्टर कर दिया गया, पहले हमारे यहाँ भी यही प्रोविज़न था। तो इन 4 कंडीशन में वो आपको बेदखल कर सकता है, ये याद कर लें। पहली, ड्यू रेंट जो है उसका आपने 3 महीने के भीतर भुगतान नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट, आपने भूमि का प्रयोजन भिन्न प्रयोजन के लिए किया है, पट्टे की अवधि का अवसान हो गया है और सरकार जो भी अनुदान निबंधन जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन किया है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, आप लोग याद कर लें। सबसेक्शन 3, सरकारी पट्टेदार इस हेतु विभिन्न नियमों के अंतर्गत गैर कृषि प्रयोजनों पर आवंटित शासकीय भूमि में फ्री होल्ड अधिकार प्राप्त करेगा, है ना। हाँ, ये 2023 का संशोधन है। ये क्या करेगा? फ्री होल्ड राइट प्राप्त करेगा गैर सरकारी प्रयोजनों पर आवंटित शासकीय भूमि में फ्री होल्ड। कृषि प्रयोजनों के लिए जो भूमि दी जाएगी उस पर आप केवल कृषि करेंगे, और यदि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए आप कोई भूमि प्राप्त करते हैं उस पर आपको कौन से राइट दिए जाएंगे? फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब है आगे जाकर आपको क्या मिल जाएंगे? वो भूमि स्वामी के अधिकारों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रोविज़न हमने कहीं और भी पढ़ा हुआ है, इसी एक्ट में शायद डेफिनेशन क्लॉज के आसपास पढ़ा हुआ है। फ्री होल्ड की डेफिनेशन जो जोड़ी गई है छत्तीसगढ़ के लिए, है ना, वो भी हमने पढ़ी हुई है। उसमें भी यही गैर कृषि प्रयोजनों वाली बात कही गई है। अब आ जाता है नेक्स्ट, सेवा भूमि 183। तो सेवा भूमि क्या होती है भाई? गांव के जो वो हैं पटेल वगैरह, उनको ग्राम सेवक जो शब्द है, सॉरी पटेल नहीं, ग्राम सेवक जो हैं, जो ग्राम की देखरेख करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरह काम करते हैं गांव में। भाई ये जो था सीमा चिन्ह हटा दिया गया है, इससे इतनी भूमि है, इसकी भूमि पर, मतलब जो भी जानकारी सरकार को देते हैं, गांव की सेवा करते हैं, उनको हम ग्राम सेवक कहते हैं। उनको एक भूमि, उनको सैलरी वगैरह न देकर क्या एक भूमि दे दी जाती है कि गांव की सेवा करने के लिए आप उस भूमि का यूज़ करें। भूमि दे दी जाती है और वो उसको यूज़ करते रहते हैं। ठीक है। इस भूमि को ट्रांसफ़र करने का उनको राइट नहीं होता, और वो उस भूमि को 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, है ना, हटा तो नहीं दिया गया है, हाँ, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए किस पर दे सकते हैं? सब लीज पर। सब लीज पर दे सकते हैं। इससे अगर आपसे ये ओटी पूछा जाता है कि भाई जो सेवा भूमि का धारक होता है उसका स्टेटस क्या होता है, तो उसका जो स्टेटस होता है वो लीज ही का होता है, क्योंकि लीज ही सब लीज दे सकता है। ठीक है। तो उसका स्टेटस क्या है? सरकारी पट्टेदार का। सरकारी पट्टेदार उसको उप पट्टे पर दे सकता है। ठीक है ना। और चूंकि वो सरकारी पट्टेदार है इसलिए उस पर उसका कोई स्वामित्व नहीं होता है, फ्री होल्ड नहीं दी गई है उसको। एग्रीकल्चर लैंड आपको दे रहे हैं कि आप उस पर खेती करते रहें, अपना जीवन यापन करते रहें, गाँव की सेवा करें, तो आपको फ्री होल्ड दी नहीं गई है, स्टेटस आपका सरकारी पट्टेदार का है। तो जब आपको सेवा भूमि का, ये ग्राम सेवा का आप नहीं रह जाएंगे तो ऐसी भूमि उत्तराधिकार में नहीं जाएगी। आप सोचें कि आपके बच्चों को उत्तराधिकार में मिलती जाए, वो नहीं जाएगी।
कोई नया ग्राम सेवक आएगा उसको मिलेगी। और चूंकि वो भूमि आपकी नहीं है तो इसलिए किसी भी सिविल आदेशिका के निष्पादन में वो भूमि कुर्क और विक्रय नहीं की जाएगी, क्योंकि वो भूमि किसकी है, बेसिकली गवर्नमेंट की। आप सेवा भूमि का धारक का क्या होता है उसमें स्टेटस, केवल और केवल सरकारी पट्टेदार, इसलिए वो पट्टे पर देगा, इसलिए उसके एलआरएस को नहीं जाएगी, है ना। वो उसके जो पद श्रेणी का जो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा उसी पद का उसको दी जाएगी, ठीक है। 1 वर्ष के लिए लीज पर दी जाएगी, कुर्क और विक्रय नहीं की जाएगी सिविल आदेशिका के निष्पादन में। क्यों? क्योंकि वो उस पर वो भूमि उसकी है ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा हमारा सेक्शन था। 1 वर्ष के लिए पट्टे पर देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इसके अलावा जो कोई भी वो अंतरण करेगा वो सब क्या होंगे, वॉइड। एक और ओटी, यदि वो उसको कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए डायवर्जन कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका हकदार नहीं रह जाएगा। ये सब सेक्शन 1 में बताया गया है। सब सेक्शन चैप्टर 14 मौरूसी कृषक जो रिपील हो चुका है, कब रिपील हुआ है, 2022 में। हमारे यहाँ 2018 में रिपील हो चुका है मौरूसी कृषक चैप्टर 14, ये 2022 में रिपील हो चुका है, ठीक है। जलोट और जल प्लावन और देख लें बस, फिर अपन कल से कर लेंगे। चैप्टर 15 जलोट तथा जल प्लावन। जलोट और जल प्लावन तो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो एलआरसी में जलोट और जल प्लावन कहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, कहीं नहीं किए गए हैं। यही तो ओटी गलत है, ये डिफाइन नहीं किए गए। यहाँ पर केवल ये बताया गया है कि जलोट और जल प्लावन से भूमि घट बढ़ जाती है उसका क्या प्रभाव होगा। तो बेसिकली जिस भूमि स्वामी की भूमि से वो भूमि लगी हुई है, जलोट की भूमि, जलोट की भूमि का सीधा अर्थ हम समझ लें, नदी का जल स्तर नीचे उतर गया है, ठीक है, तो जलोट भूमि है। और नदी का जल स्तर बढ़ गया है तो जो जमीनी हिस्सा था पानी में डूब गया है तो उसको हम जल प्लावन बोलते हैं। तो यहाँ पर सीधी बात यह है कि भाई यदि किसी भूमि में जलोट और जल प्लावन हो गया, यानी कि जलोट हो गया है, जलोट भूमि आ गई है, तो नो डाउट उसकी भूमि का क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो अब भूमि का क्षेत्रफल बढ़ गया है तो अपने जो कोई भूमि स्वामी उसकी भूमि से लगी हुई जलोट भूमि है उसके लिए वो रेवेन्यू देगा। यहाँ पर ऑफिसर होगा एसडीओ, देखें कौन है यहाँ पर ऑफिसर, एसडीओ। तो ये सब क्या होगा, जलोट उपयोग में भू राजस्व के निर्धारण के लिए चालू अवधि के दौरान तब तक भू राजस्व का भुगतान किए बिना करता रहेगा जब तक कि उसका क्षेत्रफल 1 एकड़ से अधिक नहीं हो जाए। मध्य प्रदेश में शायद आधा एकड़ कर दिया गया है ना, क्या संशोधन, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में आधा एकड़ कर दिया गया है, पहले उसमें भी 1 ही एकड़ था। तो यदि आपकी भूमि आधा एकड़ से अधिक बढ़ गई है तो जितनी आधा एकड़ से अधिक बढ़ी हुई है उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, रेवेन्यू। आधा एकड़ तक आप फ्री होल्ड कर सकते हैं, और यदि वो कम हो गई उस हिसाब से तो आपका उस हिसाब से रेवेन्यू घटा दिया जाएगा। कौन करेगा ये सब, एसडीओ, ठीक है ना। और ये भूमि किस में निहित होगी, जलोट भूमि राज्य सरकार में, क्योंकि आपको जो भूमि उपयोग के लिए दी जा रही है वो नदी की भूमि है। बेसिकली नदी का जल स्तर नीचे उतर गया है, और नदी किसकी है ना, नदी किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की नहीं होती, नदी है गवर्नमेंट की। तो ये भूमि जो है राज्य सरकार की होगी और उस पर आपको रेवेन्यू देकर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप नहीं करते हैं तो उपखंड अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को भूमि उपयोग के लिए दे सकेगा, ठीक है। ये सब सेक्शन 2 में बताया गया है। और यदि इसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको कौन निपटाएगा, एसडीओ। चलें।